हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सोच रहे होंगे कि अलख पांडे जी का फोटो यहाँ पर क्या कर रहा है। आज इनको किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है ये, और ये व्यक्तित्व बन गया है। क्यों बन गए हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी स्थापित कर दी है जो भारत का 101वां नंबर का यूनिकॉर्न कंपनी है। आखिर यूनिकॉर्न कंपनी होता क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और हम लोग भारत में उद्यमिता के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आजकल चर्चा में ये ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जो कारनामा एक व्यक्ति के रूप में करके दिखाया है, वो आदर्श स्थापित करता है समाज में, वो एक आइडियल सिचुएशन स्थापित करता है। इसलिए हम लोग इनका चर्चा करने में लगे हुए हैं। इंडिया फर्स्ट ऐसा व्यक्ति आप देख रहे हैं, इंडिया का पहला ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने है जो अपने दम पर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे या नहीं है, लेकिन अभी जो एजुकेशन के सेक्टर में कोरोना के बाद जो स्थितियां हम लोग देख रहे थे, उसमें फिजिक्स वाला का एक यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में स्थापित होना बहुत बड़ी बात है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। इंडिया यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में समझा जाए तो भारत में अभी तक जब आप देख रहे हैं तो 101 यूनिकॉर्न कंपनी है। 101वां कौन है अभी पता चल गया आपको। कहा जा रहा है इसमें $1 बिलियन के आसपास आपका होना चाहिए वर्थ रेट, तब आपको ये कंपनी आपका कहलाएगा एक यूनिकॉर्न कंपनी। और भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो है वाईजू। आप देख रहे होंगे वाईजू सबसे ऊपर है $22 बिलियन के साथ। खैर कई सारी कंपनियां हैं, अनअकैडमी भी इसमें जुड़ गया है, ओया भी है, स्विगी भी है, ड्रीम 11 भी है, रोजगार पे भी है, ओला कैब्स भी है। खैर कई सारी कंपनियां हैं। इन फ्यूचर आप कई सारी कंपनियों को देखेंगे भी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज संपादकीय विश्लेषण पर पहुंचते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही है उद्यमियों की बढ़ती चुनौतियाँ। क्या चुनौतियाँ आखिर उद्यमिता के संदर्भ में? क्या भारत में एक ऐसा भूमि पैदा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग जहां उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाए? हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, हम लोग अमेरिका की कंपनियों की बात करते हैं, लेकिन क्या भारत की कंपनियों की बात नहीं हो सकती है? क्या भारत के उद्यमिता को उस स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है जिससे भारत वैश्विक लीडर के रूप में, यानी ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाई दे, ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में दिखाई दे? ऐसा कुछ हम कर सकते हैं तब जब हम अपनी चुनौतियों की, अपनी समस्याओं का समाधान समय रहते कर दें। चलिए इसी से दो चार होते हैं हम लोग जो अभी एडिटोरियल डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले ही बता दिया हूं मैं उद्यमियों की बढ़ती चुनौतियां। इसके बाद हम लोग माइंड मैप भी देखेंगे, और उद्यमियों की बढ़ती चुनौतियों के इस एडिटोरियल संपादकीय के अलावा हम लोग महिला उद्यमिता की बढ़ती चुनौतियों के संदर्भ में भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं। कहता है भारत जैसे आबादी बहुल मुल्क के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार कोई भी दे देना, अरे यार मैं बेरोजगार हूँ, मुझे सरकार दे दे रोजगार, निजी क्षेत्र दे दे रोजगार, या मैं उस काबिल बन जाऊँ कि दूसरे को रोजगार दे दूँ, क्या दिक्कत है? रोजगार मिलना चाहिए। खैर जनसंख्या ज़्यादा है तो रोजगार की भूमिका भी ज़्यादा होगी। सरकार में बैठे राजनीतिक दल भी अपने चुनावी वादों के अनुरूप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सरकार बिहार की ही बात कर लें, 20 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज वह रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। तो कई सारे सवाल हैं जो क्रिएट होते हैं। क्या सरकारें आज अग्निपथ योजना को सामने रखकर रोजगार सृजन करने का काम कर रही है, पैदा करने का काम कर रही है, या फिर बेरोजगारी को और बढ़ाने का काम कर रही है? कई सारे सवाल हैं जो अभी उठे ही थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है निजी क्षेत्र में नौकरी की जो गुंजाइशें हैं उसके बल पर बीते कुछ दशकों में निजी क्षेत्र इस मामले में सरकारों को राहत देने की भूमिका में रहा। यानी आप देख रहे होंगे सरकार जितना जॉब दे रहा है उससे कई गुना ज़्यादा जॉब यानी रोजगार निजी क्षेत्र उत्पन्न करने में लगा हुआ है। तो सरकार के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन भारत सरकार ने कोविड के काल में और उसके पहले भी यह प्रयास किया कि रोजगार लेना क्यों है, देना क्यों नहीं है। तो भारत सरकार ने स्टार्टअप जैसी योजनाओं को भी भारत में लाया है। खैर कहा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में नवाचारी यानी स्टार्टअप कंपनियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, और इसमें मुख्य जोर इस पर रहा है कि नौकरी पाने के बजाय युवा नौकरी देने पर विश्वास करें। पिछले कुछ वर्षों में नवाचारी उद्यमों की श्रेणी में आने वाली कंपनियों में से बहुत ने एक नई उम्मीद पैदा की है, और स्टार्टअप की कंपनियां सनसनीखेज तरीके से आगे बढ़ रही हैं, विकास के नई यात्रा को, नई ऊंचाइयों को छूने में लगे हुए हैं। लेकिन मौजूदा वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में देसी नवाचारी कंपनियों में से 12,000 लोगों की छटनी कर दी गई।
आखिर इतना सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, जब स्टार्टअप को हम लोग आगे बढ़ा ही रहे थे तो ये छंटनी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोगों को रोजगार से निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ पर दिमाग में टेंशन आता है। कहा जा रहा है छंटनी भी यूनिकॉर्न कहलाने वाली उन उद्यमों में हुई है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये यूनिकॉर्न कंपनियां भविष्य की रूपरेखा तय करेंगी। कहा जाता है चाहे इसमें बायजूस की बात करें, वेदांतु की बात करें, अनअकैडमी की बात करें, लीडो लर्निंग की बात करें, ये सारी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। कहा जा रहा है कहने को तो मौजूदा वर्ष की पहली छमाही में ऐसी कंपनियों में नौकरी गंवाने वालों की वैश्विक संख्या 22,000 है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इसमें 60% ज़्यादा युवा भारत के हैं। और ये युवा जो हैं भारत के, वो अगर बेरोजगारी के शिकार होते हैं तो फिर समस्या सरकार के लिए ही होती है। फिर सरकार ने जिस उद्देश्य से इन यूनिकॉर्न कंपनियों को सामने रखा था, प्रस्तुत किया था, स्टार्टअप की बात की थी, फिर वो अधूरा सपना की तरह हो जाएगा। कहा जा रहा है कारोबार में मंदी और लागत घटाना इनकी प्राथमिकता बन गई और इस कारण से ये यूनिकॉर्न कंपनियां धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दबती चली गई। कहा जा रहा है कि नई कंपनियों में पैसा लगाने के लिए निवेशक तैयार नहीं है, क्योंकि निवेशकों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लाभ चाहिए, लेकिन लाभ देने में ये सहज नहीं हो पा रही हैं। एक तो कोरोना का काल, ऊपर से मार्केट का जो रुख बदला है, उसमें कई सारी यूनिकॉर्न कंपनियां आई और गई, यानी आया राम गया राम की अवधारणा पर चलती बनी। कहा जा रहा भारत सरकार ने इस साल के शुरुआत में जोर शोर से दावा किया था कि देश में 60,000 से ज़्यादा नए उद्यम शुरू हो चुके हैं। भारत में हर 2-3 हफ्ते में नए यूनिकॉर्न सामने आ रहे हैं और यूनिकॉर्न का यहाँ आशय समझिए, वैसी कंपनियां जिनका बाजार भाव $1 अरब यानी करीब करीब 80 अरब रुपए के आसपास है, वैसी कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। यानी मूल्य के आधार पर, रेट के आधार पर यूनिकॉर्न कंपनियों की बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है पिछले साल इसी अवधि में करीब 15% कम रहा था, यानी निवेशक जो है पैसा यूनिकॉर्न कंपनियों में कम लगाते जा रहे हैं। कहा जा रहा है 2016-17 के दौरान सरकार ने सिर्फ 733 उद्यम मंजूर किए थे, यानी हमारे यहाँ स्टार्टअप बहुत छोटे स्तर पर शुरू हुआ था। लेकिन जब आज की बात करें तो आज 2021 में 44 कंपनियां यूनिकॉर्न की श्रेणी में आई हैं। 14,000 नवाचारी कंपनी यानी स्टार्टअप कंपनियों को मान्यता मिल चुका है। तो स्टार्टअप को लेकर बहुत अच्छा प्रयास भारत में दिख रहा है, एक इकोसिस्टम दिख रहा है, एक पर्यावरण दिख रहा है जहां नए लोग आकर नया शुरुआत कर सकते हैं। कहा जा रहा है भारत में करीब 50 कंपनियां तो 2022 में ही यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि कंपनियां जैसे जैसे बड़ी बनेंगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करती चली जाएंगी। कहा जा रहा है कि भारत समेत कई बड़े उद्योगपतियों ने इसमें बड़ी पूंजी निवेश करना शुरू किया है। किसमें? यूनिकॉर्न कंपनियों में। सरकार और देसी विदेशी निवेशकों के बल पर भारतीय नवाचार कंपनियों ने 2021 में $36 अरब जुटाया है और एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। $36 अरब आने का मतलब है कई सारी कंपनियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं, निवेशक खुश हैं, पैसा लगाने को तैयार हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि ऑटोमेटिक रूप से इन उद्यमिता पर निवेशकों का विश्वास खोता जा रहा है। कहा जा रहा है आगे कि दरअसल नए उद्यमियों को बड़ा झटका कोरोना महामारी से बने हालात में लगा। इस दौरान 70% उद्यम गर्त में चले गए, 12% तो एकदम शुरू होते ही बंद हो गए। 2020 में फिक्की ने और इंडियन एंजल नेटवर्क ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी सर्वे करवाया जिसका नाम है भारतीय स्टार्टअप पर कोविड-19 का असर। कहा गया कि करीब करीब 70% उद्यम जो है उनका हालत खराब है। कभी भी उनका हालत खराब इतना है कि कभी भी वो फट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। कुछ कंपनियों के पास पैसा है, लेकिन सिर्फ 22% उद्यम ऐसे हैं जिनके पास अगले 6 महीने तक चलाने के लिए पैसा है। अगर 6 महीने में अच्छा माहौल नहीं बन पाया तो ये कंपनियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो उद्यमिता का जो एक बड़ा दौर शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं आज लुढ़कता हुआ, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कई कंपनियां वजूद बचाने के लिए, बनाए रखने के मकसद से 43% वेतन कटौती और 30% कर्मचारियों की छंटनी करने में लगी हुई है। दरअसल नवाचारी कंपनियों को लेकर निवेशकों का रवैया भी अब वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। निवेशक भी अब कम विश्वास कर रहे हैं नवाचारी कंपनियों पर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो नए कंपनियां हैं ना, छलावा दे रही हैं निवेशकों को। क्या? तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि निवेशक
को लगता है पैसा लगाने पर रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन ये सारे बातें झूठे निकल जाता है तब जब कोई एक भविष्य की रूपरेखा ये कंपनियां नहीं रख पाती हैं। इसी में से एक का आजकल नाम बड़ा आप सुनते होंगे, मीशो में सॉफ्टबैंक और फिडेलिटी जैसे बड़े निवेशकों ने करोड़ों का निवेश किया और इस कंपनी ने बढ़ा चढ़ाकर खुद को प्रस्तुत किया, लेकिन वास्तविकता आज सबके सामने है कि ये कंपनी उतना मुनाफा नहीं दे पा रही है।